तो चलिए आज भारत की सबसे जानी मानी नदी गंगा के सफर पर निकलते हैं। हम इसके उद्गम से लेकर इसके बड़े बड़े संगमों तक की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे एक बर्फीली धारा एक विशाल नदी में बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ग्लेशियर भारत की सबसे पवित्र नदी बनता कैसे है। इस पूरे सफर की कहानी आप कह सकते हैं इसी एक सवाल में छिपी हुई है और इसका जवाब हमें मिलता है पहाड़ों की ऊंचाइयों से। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा सीधा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, ठीक वहीं जहां से गंगा की कहानी शुरू होती है। देखिए, ये बात बहुत से लोग नहीं जानते कि अपने स्रोत पर जहां से ये नदी निकलती है वहां इसका नाम गंगा है ही नहीं। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। मतलब गंगा का सफर एक अलग नाम से शुरू होता है और फिर आता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ देवप्रयाग में। यहाँ पर भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से और इस पवित्र संगम के बाद ही इस मिलीजुली धारा को अपना असली नाम मिलता है, गंगा। तो कह सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ गंगा का नामकरण होता है। अब पहाड़ों से उतरकर गंगा उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और यहीं से इसका विशाल रूप लेना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा की यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है। जगह है हरदोई। यहां इससे अपनी पहली बड़ी मैदानी साथी नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। तो होता यह है कि हरदोई में रामगंगा नदी गंगा में मिल जाती है। इससे इसका प्रवाह और भी शक्तिशाली हो जाता है और इसका सफर आगे बढ़ता है। अब हम पहुंचते हैं प्रयागराज, जो भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। और यहाँ का जो संगम है ना, वो सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि वो तो संस्कृतियों और आस्था का एक महामिलन है। प्रयागराज में गंगा का संगम होता है भारत की एक और महान नदी यमुना से, और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सरस्वती नदी भी मिलती है। इसीलिए इस मिलन को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। प्रयागराज के बाद भी गंगा अपनी यात्रा जारी रखती है। अगला पड़ाव है वाराणसी के पास कैथे, जहां गोमती नदी गंगा में आकर मिलती है। गोमती के मिलने से गंगा का आकार और भी बढ़ जाता है और ये अपने रास्ते में आने वाली जमीन को जीवन देती हुई और आगे बढ़ती चली जाती है। चलिए, अब हमारी यात्रा हमें बिहार राज्य में ले आई है। यहाँ गंगा और भी ज्यादा शक्तिशाली नदियों से मिलती है, जो इसके स्वरूप को और भी बदल देती हैं। बिहार में प्रवेश करते ही छपरा के पास एक जगह है रेवलगंज। यहाँ गंगा का सामना हिमालय से आने वाली एक और बड़ी नदी से होता है। रेवलगंज में शक्तिशाली घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है, जो इसके आकार को और भी ज्यादा विशाल बना देती है। अब जरा पटना के पास चलते हैं। यहाँ गंगा का संगम सोन नदी से होता है। सोन नदी की एक खास बात है जो इसे दूसरी सहायक नदियों से अलग करती है। ये हिमालय से नहीं, बल्कि दक्षिण में अमरकंटक के पठार से आती है। तो ये मिलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे गंगा प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय दोनों जगहों से जल प्राप्त करती है, और यही बात इसे सचमुच में पूरे उपमहाद्वीप की नदी बनाती है। गंगा की यात्रा यहीं नहीं रुकती। पटना से बस कुछ ही दूरी पर सोनपुर के पास गंडक नदी इसके विशाल प्रवाह में शामिल हो जाती है। गंडक नदी भी अपना पूरा जल गंगा में मिला देती है, जो इस क्षेत्र में हो रहे लगातार संगमों को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। कुर्सेला में गंगा का सामना होता है कोसी नदी से, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब ये नाम इसे क्यों मिला? ये नाम मिला है इसकी विनाशकारी बाढ़ और लगातार रास्ता बदलने की आदत के कारण, जो हर साल इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाती है। अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में गंगा पूरब की ओर मुड़ जाती है, बंगाल के मैदानों की तरफ। बिहार और झारखंड की सीमा से होते हुए गंगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहां इसकी यात्रा का अंतिम महत्वपूर्ण संगम होता है। और वो नदी है महानंदा नदी, जिसे फुल्लाहार भी कहा जाता है। ये हमारे इस सफर का अंतिम प्रमुख संगम है, जो गंगा की एक विशाल नदी प्रणाली के रूप में जो पहचान है उसे और भी मजबूत करता है। तो जब हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं तो एक विचार मन में आता है। अगर मान लें कि एक नदी उस जमीन की कहानी है जिससे वो गुजरती है, तो फिर गंगा का ये सफर हमें भारत के बारे में क्या बताता है? ये हमें बताता है भूगोल के बारे में, संस्कृति के बारे में और जीवन के बारे में, जो सभी एक ही शक्तिशाली धारा में आकर मिल जाते हैं।